रुद्रयान एपिसोड 36 निष्ठा इज द बेस्ट। अब आगे निहाल साइड से निकल जाता है जिसे पूजा का हाथ हवा में ही रह जाता है। ये देखकर तो सब लोगों को हंसी आ जाती है, लेकिन सब लोग तो अपनी हंसी रोक लेते हैं, लेकिन यश तो अपनी हंसी नहीं रोक पाता और पेट पकड़कर हंसने लगता है। सब उसे एक नज़र घूरते हैं और आगे आ जाते हैं। वही निष्ठा को अच्छा नहीं लगा कि पूजा कैसे निहाल को टच करने जा रही थी। वह कुछ कह नहीं पा रही थी और मास्क होने की वजह से उसका रिएक्शन भी कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। वो सिया को देखते हुए बोली, चलो सिया, हमें क्लास के लिए लाते हो रहा है। तो सिया भी तारा को लेकर चली जाती है। वह तीनों ही एक साथ क्लासेस में बैठने लगते हैं। तारा अभी काफी उदास लग रही थी, जिसे सिया दोनों को हंसाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि निष्ठा का मूड भी ऑफ लग रहा था। सिया मुंह बनाते ही उन दोनों को देखते हुए बोली है, भगवान तुम दोनों कितनी बोरिंग हो। अगर मैं तुम दोनों के साथ रही तो कितनी ज्यादा बोरिंग हो जाऊंगी। अच्छा हुआ कि मैं फॉरएवर के साथ हूँ। वो सब लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वह दोनों उसे घरने लगी। तारा उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, सब लोग इंटरेस्टिंग है या यस ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो तारा की बात सुनकर सिया भी उसे देखते फिर बोला, यस ज्यादा इंटरेस्टिंग है मतलब। तो तारा सिया को देखते हुए फिर निष्ठा को देखते हुए बोलो, निष्ठा तुमने देखा था ना सिया और यश कैसे एक दूसरे के साथ ही हमेशा रहते हैं और एक दूसरे के साथ फोटोज क्लिक करना और एक दूसरे का फोटो क्लिक करना भाव, ये तो कपल्स गोले बना गए हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो सिया मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हें भी यही लग रहा है? मुझे भी यह काफी पसंद है, लेकिन सब लड़कियों से फ्लर्ट करते रहते हैं और लेकिन किसी एक के साथ भी सीरियस नहीं है। तो मैं भी अपने दिल को संभाल लेती हूँ। तो वह दोनों उसे आंखें फाड़ कर देखने लगी। उन्हें तो ये लग रहा था कि वह ऐसा कहकर उसे चढ़ाएंगे, लेकिन सिया तो ये साफ साफ एडमिट कर रही है। सिया की हरकत से वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंस देते हैं। वहीं दूसरी तरफ थे फॉरएवर प्रिंसिपल केबिन में थे और वहां पर मीटिंग्स चल रही थी। सोफे पर वह चारों किसी राजा की तरह बैठे हुए थे और सामने बड़ी गोल टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे। उनमें से पहले जो प्रिंसिपल थे वह बैठे हुए थे और सब टेस्ट्स पहले निहाल के पिता, उसके बाद यश की मम्मा बैठी हुई थी, कृष के पापा आए हुए थे और आयु की माँ आई हुई थी। कुछ और ट्रस्टीज थे, वह काफी बुजुर्ग थे, वह भी आए हुए थे। वही कुछ बातें डिस्कस हो रही थी और वह चारों वहां पर बैठे हुए थे। तभी डिस्कशन के बीच में ही निहाल वहां से उठकर अपने पापा के पास जाकर उनके पीछे खड़ा होते हुए सामने प्रिंसिपल को घूमते पर बोला, पापा प्रिंसिपल शायद अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है इन्हें बदलना पड़ेगा। कहकर वह अपने पापा के कंधे पर हाथ रख देता है। तो उसके पापा अपने बेटे को देखते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो वह मुस्कुराते हुए अपने पापा के देखते हुए साइड में चेयर में बैठते हुए बोला, पापा देखिए, मैंने कहा था कि हॉस्टल में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है सबको रहने के लिए, खास करके गर्ल्स को, और वह साइड सेफ भी नहीं है, जिस वजह से मैंने प्रपोज दिया था कि बड़ा सा कैंपस करेंगे और कुछ महीने के लिए सब बच्चों को कहीं और शिफ्ट करेंगे और इन कुछ महीनों में कैंपस के अंदर ही बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे और इस बार की टेक्निक्स थोड़े हाई रखेंगे जिससे कोई बाहर के लोग अंदर नहीं आ सके और साथ ही सिक्योरिटी चेक भी टाइट रखेंगे ताकि लड़के लोग भी ज़्यादा अंदर ना आ सके, और रूम काफ़ी बड़े करेंगे जिससे हम एक साथ 4 जन को रख सके, जिससे सबको पर्सनल वॉशरूम यूज़ करने में आसानी होगी और साथ ही साथ इसे हम बिजली का बिल भी एक तरीके से बचा सकते हैं। और काफ़ी सारे अच्छे से तकनीक से मेरे लिए प्रपोजल दिया था और इन्होंने तो काम भी स्टार्ट कर दिया था पहले, लेकिन शायद हमारे जाने के बाद ये पूरा होगा। कहकर अपने पैरों के ऊपर पर चढ़ाकर बैठकर उसे प्रिंसिपल को घूरने लगा। उसके तो प्रिंसिपल के पसीने छूट गए। वह लड़खड़ाते हुए आवाज में बोला, बेटा काम खत्म होने वाला है, हमने आपकी बात को नजर रखते हुए कॉलेज की दूसरे साइड पर ऑलरेडी काम तैयार रखा था और कुछ महीने में काम खत्म हो जाएगा और हम पिछले जो हॉस्टल है उसे एक बड़ा कैफे पर शुरू बाकी सब चीजों के लिए उसे करेंगे जिससे सबको आसानी होगी। उनके बात सुनकर आयु मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, प्रिंसिपल सर आप काफी कुछ सोच रहे हैं, बस कुछ कर नहीं रहे हैं और आपको लगता है कि हम आपकी बात मान जाएंगे। तो आयु की बात सुनकर उसकी मॉम उसे देखते हुए बोली, आयु व्हाट आर यू डूइंग बेटा? तो आयु उन्हें एक नज़र देखती है। प्रिंसिपल के कंधे पर से हाथ हटाकर सामने अपनी मॉम को देखकर अपने हाथ बांधे खड़े होते पर बोली, मॉम इनको हमने कहकर थक गए हैं कि हम गर्ल्स को प्रॉब्लम्स होती है,
लेकिन ये हम सब की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कब करेंगे, और इन्हें अगर हमारे प्रॉब्लम हैंडल करने नहीं हो रहा है तो इन्हें हटाकर फिर निहाल के पापा को तरफ इशारा करते हुए बोले, अंकल को हम इस कॉलेज का प्रिंसिपल बना देते हैं ना। अंकल तो कितनी स्वीट है, कहकर वो जाके निहाल के बगल में बैठकर उसके पापा के गले में बाहें डालते हुए बोली, अंकल तो हमारे सब प्रॉब्लम्स का एक चुटकी में सॉल्यूशन कर देंगे। तो निहाल के पापा सम्राट जी मुस्कुराते हुए बोले, जी बच्ची आप जो कहेंगे हम कर लेंगे। उसके बाद सुनकर सब लोग तो मुस्कुरा देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल के तो पसीने छूट रहे थे। वह यश तो भीगी बिल्ली की तरह सोफे से उठ ही नहीं रहा था। कृष्ण मुस्कुराते हुए जाकर आयु के कंधे में हाथ रखते हुए बोला, हम बात तो ठीक है। फिर वह प्रिंसिपल को घूरते हुए बोला, क्या कहते हैं सर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो वह खिसनी हंसी हंसते हुए बोले, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, बस आपका जो मन है, आप ही का कॉलेज तो है ही ये। वही बात को बदलना चाहते थे तो तभी उन्हें अचानक से निष्ठा की याद आती है। तो वह छत से बोले, आप सब लोग उस स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं ना जिसने दिल्ली में टॉप किया था, और उसे आप सबके कहने पर हमने यहाँ बुलाया था पढ़ने के लिए। तो उसकी बात सुनकर यश की मोम बोली, हाँ वही लड़की ना जो अनाथ है। उनकी बात सुनकर प्रिंसिपल अपने सर हाँ मिला देते हैं। वही निहाल, आयु, यश और कृष समझ गए थे कि वह निष्ठा की बातें कर रहे थे। आयु सीधे खड़ी हो जाती है और प्रिंसिपल को देखते फिर बोला, निष्ठा मेरे रूममेट है वह। आयु की बात सुनकर उसकी माँ उसे देखने लगी और बोली, क्या तुमने आखिरकार एक लड़की को अपने रूममेट बना ही लिया? तो आयु बस इतने सिर्फ अपनी माँ को घूरती है, लेकिन कुछ नहीं। वही वह प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोले, जी मैं अभी उसे लड़की को बुला देता हूँ, आप सबको मिलना था। तो सब लोग अपना सर हमें दिला देते हैं। तो प्रिंसिपल जल्दी से निष्ठा को बुलाने का ऑर्डर कर देते हैं। तो एक पेन जाकर निष्ठा जाके क्लास में उसे बोलते हैं कि प्रिंसिपल उसे बुला रहे हैं। उसे तो डर लग रहा था, फिर भी वह तारा को अपने साथ ही डरते हुए आ जाती है। तारा बाहर खड़ी हो जाती है और निष्ठा डोर नॉक करते हुए बोली, मे आई कम इन सर? उसकी इतनी प्यारी मधुर आवाज सुनकर तो सब लोग एकदम से दरवाजे की तरफ देखने लगे। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोले, कम इन। ये कहते ही एक ब्लैक कलर की पटियाला सूट पहनी हुई, बालों को बांधा हुआ और उसके काफी बाल आगे पड़ रहे थे, चेहरे में एक मास्क लगा हुआ था, कानों में झुमका पहना हुआ अंदर आती है। उसे लड़की को देखकर तो सब उसे देख रहे थे, क्योंकि कोई उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके हाथों के गोरे से तो पता चल रहा था कि वह कितनी गोरी है, और उसके आंख जो झुकी हुई थी जिसे देखकर तो सब उसमें ही खो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल उसे देखते हुए बोले, आओ निथा मिलो इनसे। तो निष्ठा अपने पलके धीरे धीरे ऊपर उठती है और सामने सब लोगों को देखते हैं। निष्ठा की नज़र तो सबसे पहले निहाल के नज़रों से मिलती है, जो चेयर पर पैर चढ़ाई बैठे हुए उसे देख रहा था, और निष्ठा को देखते ही वह सीधे बैठ जाता है। निष्ठा उससे अपनी नज़र हटा लेती है और फिर उसकी नज़र सम्राट जी पर जाती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर वह सब लोगों को देखते हैं और सब लोगों को देखकर अपने हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। उसका बिहेवियर सब लोगों को काफी पसंद आ रहा था। वह बिल्कुल एक साफ दिल की, शांत स्वभाव की, संस्कारी लड़की लग रही थी। प्रिंसिपल उसे देखते हैं फिर बोले, बेटा तुमने मास्क क्यों पहना हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अपने पबास की उतारो। प्रिंसिपल ये बात थोड़े से सख्त लहजे में कहते हैं, जिससे निष्ठा तो डर जाती है और अपनी मास्क को एकदम से निकाल देती है। उसके मास्क निकलते हैं, उसके आगे की कुछ उसके गाल पर पड़ जाते, जिस वजह से उसे निशान तो नहीं दिखता, और उसके चेहरे को देखकर तो सब लोग उसमें खो जाते हैं। वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसे सब तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाते हैं। वह सबके साथ निहाल भी बस उसे देखे जा रहा था। उसने सुबह से निष्ठा का चेहरा नहीं देखा था, वो बस उसे देखा जा रहा था। तो सम्राट जी निथा को देखते फिर बोल, बेटा वी आर सो प्राउड ऑफ यू। तुमने दिल्ली में टॉप किया था और मैंने तुम्हारे सब सर्टिफिकेट भी देखे थे। तुम काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हो, हमें यकीन है कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करोगी। निष्ठा बस अपना सर हमें हिला देती है। वही वहाँ पर एक और औरत थी, तो थोड़ी उम्रदराज लग रही थी। वो निष्ठा को ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम अनाथ हो। उनकी बात सुनकर सब लोगों ने देखने लगे। वह औरत सबको देखते थे पर मुस्कुराते हुए, अरे मेरी बात का कुछ गलत मतलब मत निकालो। अरे आपको पता है ना, बिना माँ बाप के बच्चे कितने बिगड़ जाते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन ये बच्ची तो इतनी समझदार है, और इसका पहली बार देखो कितना अच्छा है, और ये तो कुछ बोल भी नहीं रही है, बिल्कुल शांत स्वभाव की है। नहीं तो सब ज्यादातर मुंह फटी होते हैं।
उसकी बात सुनकर सब लोगों को गुस्सा तो आता है, वही आयु खड़ाई हो जाती है। वो गुस्से से औरत को घूरते हुए जाकर निष्ठा के बगल में खड़ी होते हुए बोली, हमारे निष्ठा ऐसे ही है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। निहाल भी जाकर निष्ठा के साइड पर खड़ा हो जाता है और उसके गद्दे पर हाथ रखते हुए बोला, यस वो शांत स्वभाव की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह किसी को जवाब नहीं दे सकती। क्रिस जाके हर निहाल के बगल में खड़ा होते हुए बोला, हाँ मेरी बहन वक्त आने पर जवाब भी देना जानती है। यस जाकर आयु की कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यस ईस्ट हो या वेस्ट, निष्ठा इज द बेस्ट। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। रुद्रयान एपिसोड 37 37 प्यार का आगाज। अब आगे। निष्ठा को बहुत खुशी महसूस होती है जब सब लोगों ने उसका साथ दिया। समर्थ जी मुस्कुराते खड़े होते हुए बोले, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? उनकी नज़र यह कहते हुए निहाल के चेहरे पर थी। निहाल अपने पापा को एक नज़र देखा है, फिर अपना सर हमें दिला देता है। वह मुस्कुराते हुए निष्ठा के पास जाते हैं और उसके सर पर अपना हाथ रख देते हैं और मुस्कुराते हुए बोले, बहुत प्यारी बच्ची है और तुम काफ़ी समझदार हो बेटा। तुमने वह किया जो अब तक किसी ने भी नहीं किया था। तुमने रिकॉर्ड ब्रेक किया था और पूरे दिल्ली शहर में तुम फर्स्ट आई थी। यह करना सबके बस की बात नहीं है। इससे पता चलता है कि तुम कितनी ज़्यादा समझदार और टैलेंटेड हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम भविष्य में ज़रूर एक मुकाम हासिल करोगी। तो निष्ठा उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए अपना सर नीचे कर लेती है। तभी सम्राट जी की नज़र उसके गाल पर जाती है। वह उसके गाल को देखते हुए बोले, बेटा क्या हुआ तुम्हारे गाल पर? और कहते फिर को निहाल को देखते हैं तो उन्हें निहाल के होठों पर भी चोट के निशान देखते हैं, जिसे देखकर वह थोड़ी परेशान हो जाते हैं। फिर निहाल को देखते हुए बोले, बेटा तुम्हें चोट कैसे लगी, क्या हुआ था तुम्हें? निहाल को जब महसूस होता है कि उसके पापा ने उसके चोट को देख लिए तो वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। फिर अपने पापा के हाथ को झट से पकड़ते फिर बोला, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस गिर गया था मैं। तो उसके पापा उसे देखते हुए बोले, क्या सच में? तो अपने पापा को साइड हग करते हुए बोला, पापा मैं आपसे झूठ थोड़ी ही ना बोलूँगा। वही निष्ठा झट से अपने चेहरे पर मास्क लगा लेती है। सम्राट जी उसे देखकर कुछ कहते हैं, उससे पहले ही दरवाजा खुलता है और वहां से तारा और ऋषि अंदर आते हैं और वहां से तारा के बड़े पापा सुमित जी अंदर आते हुए सम्राट जी को देखते हुए बोले, अरे बाप बेटे गले लगकर क्या बातें किए जा रहे हैं? तो सम्राट जी जाकर गले लगाते हुए बोले, अरे सुमित जी तुम यहाँ? तो सम्राट जी मुस्कुराते फिर बोले, हाँ भाई मेरे बेटे बेटी यहाँ पढ़ते हैं तो मैं यहाँ नहीं आ सकता, क्या तुम अकेले आ सकते हो? तुम मुस्कुराते हुए बोले, अरे आप गुस्सा कर रहे हैं। तो सुमित जी जाकर प्रिंसिपल से मिलते हैं और वह यहाँ पर एक नई ट्रस्टीज बनने लिए आए थे। उन्होंने एक बड़ा अमाउंट हॉस्टल और बाकी सब चीज़ों के लिए ट्रांसफ़र कर दिया था। प्रिंसिपल भी यह बात जानते थे और इसी वजह से उन्होंने यहाँ मीटिंग बुलाई थी। वह सबको इंट्रोड्यूस करते हुए बोले, ये हमारे न्यू ट्रस्टीज मिस्टर सुमित राठौर। तो फिर सब ट्रस्टीज बैठकर आपस में डिस्कस करने लगते हैं और सब बच्चे वापस आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी यह निहाल अपने सीने में हाथ रखते हुए बोला, अच्छा हुआ पापा ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया, नहीं तो मैं क्या जवाब देता? तो यस उसे घूरते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम्हारे पापा ने सवाल जवाब नहीं किया। अगर यह बात मेरी मम्मा को पता चल जाती तो वह तो मेरा तो भरता बना देती। और इसी के साथ यश का मम्मी पुराण शुरू हो जाता है। सब लोग उसकी बातें सुनकर पक जाते हैं। निष्ठा सबको देखते हुए बोली, मुझे जाना है। ये कहकर वह किसी के कुछ कहने से पहले वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। यश भी शांत हो जाता है। निहाल सबको देखते हुए बोला, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है, मैं अभी कॉल कर आता हूँ। तुम लोग यहीं पर रहना, बताना कि क्या डिसीजन लिया गया। सब चीज़ों का तो सब सर हमें दिला देते हैं। वही निष्ठा वहाँ पर से जाकर एक खाली पेज पर बैठ जाती है। ये कॉलेज का बैक साइड, यहाँ पर कोई नहीं थे। वह चुपचाप बैठी हुई थी कि तभी उसकी कंधे पर कोई हाथ रखता है, जिससे वह पीछे पलट कर देखती है तो वहां पर निहाल खड़ा था। निहाल कर उसके साइड में बैठ जाता है तो निष्ठा थोड़ी दूर जाने की कोशिश करती है कि निहाल उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। इससे निष्ठा एकदम से उसके पास आ जाती है और उसके इसे खींचने से वह थोड़ी डर गई थी। निहाल उसके आगे आए बाल को कान के पीछे कर उसके गाल को सहलाते हुए उसके मांस को निकाल देता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। निष्ठा ने अपने सर को नीचे कर रखा था। निहाल अपने हाथों से उसके गाल को सहलाते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बोला, दर्द हो रहा है?
निष्ठा कुछ नहीं कहती। निष्ठाजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। निहाल अपनी पॉकेट से ऑइंटमेंट है और हल्के हाथों से रिश्ता की गाल पर अप्लाई करता है। उसने अभी भी निष्ठा की कमर को पकड़कर को अपने करीब किए हुए था। निष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे हल्की हल्की दर्द हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे सुकून भी लग रहा है। निहाल उसके गाल पर ऑइंटमेंट लगा देता है और ऑइंटमेंट लगाते हुए वो निष्ठा के काफी करीब था। वह हल्के हल्के से उसकी गाल को फूंक रहा था। लगाने के बाद वह आखिर में बोला, हो गया। तो निष्ठा अपना चेहरा आगे करती है कि निहाल उसके करीब होने की वजह से दोनों के ही होंठ बिल्कुल करीब आ जाते हैं। बस 1 इंच का फासला, जिसे देखकर दोनों की ही सांस से ऊपर नीचे हो रही थी। दोनों कहीं दिल की धड़कन की स्पीड ट्रेन से भी ज्यादा थी। वह दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। दोनों को एक दूसरे की गर्म सांस महसूस हो रही थी और एक दूसरे के होठों की कंपन भी वह फील कर पा रहे थे। तभी निहाल अपने हाथों को धीरे धीरे लेकर निष्ठा के उस गाल पर रख देता है जिस पर चोट लगी थी और उसने अभी अभी दवाई लगाए थे। निष्ठा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। निहाल भी अपनी आंखें बंद करते हुए उसके होठों पर अपना होता रख देता है और बस हॉट टच हुए थे कि तभी निहाल ने उसके गाल पर अपने हाथों की पकड़ थोड़ी सी मजबूत की थी कि तभी निष्ठा के मुंह से दर्द से आह निकल जाता है, जिससे निहाल एकदम से रुक जाता है और अपने हाथ को पीछे कर लेता है और खुद भी पीछे हो जाता है और निष्ठा को देखने लगता है। इसे पता चल गया था कि उसने अनजाने में निष्ठा की गाल पर हाथ रख दिए थे। वह निष्ठा को इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि उसके गाल जो दर्द की वजह से लाल थे वह शर्म से और ज्यादा लाल हो गए थे। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसे अपने पैर के उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ही हो रहा है। वह ऐसा कैसे कर सकती थी। उसकी शर्म से लाल गाल को देखकर निहाल को उसे पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह अपने हाथ ले जाकर उसके गले पर देता है, जिस निष्ठा एकदम निष्ठा सिहर जाती है और अपनी नजर उठाकर उसे देखने लगती है। निहाल की हरकत से उसका दिल तो बाहर आ ही गया था। वह कुछ रिएक्ट कर पाती कि उससे पहले निहाल उसके फिर से करीब आता है और उसके होठों पर फिर से होंठ रख देता है, लेकिन वो उसे किस कर पता क्या एक बार फिर उसे स्मूच कर पाता। उससे पहले ही दूर से निहाल को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे उसे पता चल गया था कि कोई उसी तरफ आने वाला है, जिससे झट से वह निष्ठा से दूर हो जाता है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था निष्ठा से दूर होने का। वह अपने होंठ वापस लेकर आसपास देखने लगता है। उसे दूर से अपने सारे दोस्त आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर उसका मुंह बन जाता है। उसने अभी भी निष्ठा के गले पर अपना हाथ रखा हुआ था और निष्ठा जो अपने सांसों को तेज होते हुए महसूस कर रही थी, जब उसे भी सबकी आवाज में महसूस होती है तो वह छत से निहाल के हाथ को पकड़कर नीचे कर लेती है और अपने चेहरे पर मास्क पहन लेती है। निहाल को जब ये महसूस होता है तो वह निष्ठा को देखा है और फिर खड़ा हो जाता है। सब लोग वहीं आ जाते हैं। कृष उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो किसी इम्पोर्टेंट कॉल में था ना? तो वह बोला, हाँ मैं कॉल्स पर बात ही कर रहा था कि तभी मुझे ये निष्ठाजा मिली और मैं इसके पास आ गया और पूछ रहा था कि इसके गाल कैसा है और तुम सब यहाँ मीटिंग खत्म हो गई? तो वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ खत्म हो गई और पापा तुम सबको बुला है। चलो तो निहाल बोल, चाल चलते हैं। पर क्यों बुला रहे हैं प्रदीप अंकल? तो वह बोला, चल। तो फिर वह रिश्ता को भी देखी तो बोला, निष्ठा तुम भी चलो। तो निष्ठा अपना सर हमें हिला देती है। तभी आयु उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा लाल दिख रहा है? उसकी बात सुनकर निहाल उसके बगल में चल रहा था। निष्ठा को एक नज़र देखा है। निष्ठा तो अपना सर ऊपर ही नहीं कर रही थी। वह कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराते हुए चला जाता है। वही निष्ठा धीमे आपस में हाकलाते हुए बोली, नहीं थी बस ऐसे ही। वही सब फिर प्रिंसिपल के केबिन के बाहर खड़े थे। तभी क्रिस के पापा सबको देखते हुए बोले, बच्चों तुम सबको मैं इनविटेशन देने के लिए आया हूं। तो सब उन्हें देखने लगे। तो वह मुस्कुराते हुए बोले, अगले हफ्ते मेरे बड़े भाई के बेटे यानी क्रिश के बड़े भाई की सगाई है और तुम सबको आना है। और फिर आयु निहाल और यश को देखते हुए बोले, तुम तीनों को तो पता ही है। तो वह तीनों अपना सर हमें दिला देते हैं। फिर वह ऋषि, तारा और निष्ठा को देखते हुए बोले, लेकिन बेटा तुम तीनों को भी आना है और मैं ना नहीं सुन सकता। फिर निष्ठा को देखते भी बोले, तुम तो कृष की बहन हो ना? तो निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है।
तो क्रिस मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ हाँ, यह मेरी बहन है। फिर बोला, मेरी नहीं, हम सब की बहन है। उसके ये कहते ही निहाल साइड हो जाता है और अंकल के पास जाकर खड़ा हो तो फिर बोला, हाँ, यह इन सब की बहन है। निष्ठा ने उसकी हरकतें नोटिस कर ली थी। उसके चेहरे पर बस हल्की सी हंसी थी, जो उसके मास्क के पीछे कोई भी नहीं देख पा रहा था। तभी अंकल निहाल को देखते हुए बोले, ठीक है निष्ठा, तुम जरूर आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तो निष्ठा कुछ नहीं बोलती। तो सब निष्ठा को देखने लगते हैं। आयु निष्ठा के हाथ को पकड़ते हुए बोली, वह जरूर आएगी अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, इसे लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। कहकर वह एक नज़र निष्ठा को देखते हैं तो अंकल मुस्कुराते वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद सब लोग वापस क्लास में चले जाते हैं। निष्ठा भी जाकर अपने क्लासेस अटेंड करने लगती है। सिया उससे पूछती है तो उसे बता देती है कि उससे मिलने के लिए बुलाया गया था। धीरे धीरे सबकी क्लासेस खत्म होती है। क्लास में निष्ठा के सामने बार बार वही सीन आ रहा था, जब निहाल और उसके होंठ आपस में टच हो रहे थे और उसके मन में हल्की सी हंसी भी थी कि 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन एक बार फिर उनके बीच किस नहीं हो पाया। और उनकी टाइमिंग और किस्मत कितनी खराब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, बस उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। रुद्रयान एपिसोड 38 38 चेदखनिया और हमला। अब आगे ऐसे ही क्लासेस खत्म होने के बाद सब लोग हॉस्टल आ जाते हैं। निहाल अपने पापा को छोड़ने गया था और शायद आज वही रुकने वाला था, जिस वजह से वह क्लासेस खत्म होने के बाद नहीं दिखा। निष्ठा के कान में भी यह बात गई थी कि निहाल आज वापस नहीं आने वाला है। इसे सुनकर निष्ठा के मन में जो थोड़ी सी उम्मीद थी उसे फिर से देखने की, वो टूट गई थी। उसे थोड़ा बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि निहाल अपने पापा को छोड़ने गया है, जिस वजह से वह ज्यादा नहीं सोचती और रात में भी खुशी सो जाती है। उसके दिल में हजारों तितली एक साथ उड़ रही थी जब भी वह निहाल और उसके बीच में वो पल के बारे में सोच रही थी। अगले दिन निहाल जो रात भर अपने घर में था और निष्ठा के बारे में सोचते हुए सो नहीं पा रहा था। सुबह सुबह वह उठकर जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गया था। उसने सबको बोल दिया था कि उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्लास था। घर वालों को उसके हरकतों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे जाने देते हैं। वह सुबह जाकर रेडी होकर निष्ठा को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। तभी उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और उसे जब के आसपास निष्ठा नहीं दिखती तो वह परेशान हो जाता है। उसका चेहरा देखने लायक था। आयु उसे घूरते भी बोली, किसका इंतजार कर रहा है? तो वह बोला, कुछ नहीं, बाकी सबके क्लास नहीं है क्या? तो वह बोली, बाकी सब का मतलब किसे ढूंढ रहा है? तो वह बोली, अरे तारा, सिया, निष्ठा। तो आयु उसे एक नज़र देखते हुए बोली, नहीं, उन लोगों का क्लास नहीं है, उनके क्लास कैंसिल है, शायद लेट से होगा। तो निहाल का चेहरा उतर जाता है। आयु के कंधे पर मरते हुए बोली, चल, क्या सोच रहा है? तो वह मुंह लटकाते हुए क्लासेस में चला जाता है। उसका मन बिल्कुल भी क्लासेस नहीं लग रहा था, जिस वजह से वह कॉलेज में घूमते घूमते हुए लाइब्रेरी के पास पहुंच जाता है। वह जब मैं खिड़की के पास जाकर उसे खिड़की को पकड़कर उसे सर पटक रहा था, तभी उसे साइड में दूर निष्ठा बैठकर लाइब्रेरी में किताब पढ़ती हुई दिखती है, जिसे देखकर उसे तो पहले अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। वह 2-3 बार अपनी आंखों को मलता है, लेकिन जब उसे यकीनन हो जाता है कि निष्ठा है तो वह भागकर उसके पास जाता है। निष्ठा के पास आकर एकदम से ब्रेक लगा देता है। निष्ठा उसे एक नज़र देखी है, फिर अपना नज़र किताब पर कर लेती है। वह भी काफ़ी सीरियसली पढ़ाई कर रही थी। निहाल उसे देखकर तो उसमें ही खो गया था। वह जाकर कर को खींचकर उसके पास बैठ जाता है और कोहनी से सर टिकाए निष्ठा को देखे जा रहा था। निष्ठा के गाल कल से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गए थे और उसने आज पास भी नहीं लगाए थे। उसकी सूजन भी पूरा कम हो गया था। निहाल उसके चेहरे को देखते हुए अपना हाथ ले जाकर उसके गाल पर रखकर उसके गाल को रब करते हुए बोला, तुम्हारे निशान तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अभी दर्द हो रहा है? तो निष्ठा जो पढ़ाई कर रही थी निहाल की हरकत से एकदम से रुक जाती है और अपनी नज़र उठाकर उसे देखते हैं। फिर अपना नज़र नीचे करते हुए धीमी आवाज में बोली, नहीं, अब ठीक है। उसके बाद सुनकर निहाल उसके चेहरे को देखने लगता है। तभी उसकी नज़र उसके होठों पर जाती है, जिसे देखकर उसे कल की उन दोनों की बिना शुरू हुए खत्म होने वाले किस की याद आ जाती है।
निहाल जो उसके गाल को सहला रहा था धीरे धीरे अपने हाथ को लेकर उसके होंठ पर रख देता है और अपनी उंगलियों से उसके होठों पर चलाने लगता है। जिस निष्ठा एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जो निहाल भी महसूस कर पा रहा था। निहाल की हरकतें ही ऐसी थी कि जो निष्ठा को बेचैन कर रही थी, लेकिन निष्ठा चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। उसके पेट में गुदगुदी हो रही थी। निष्ठा ने अपनी आंखों को कसकर बंद किए रखा हुआ था। निहाल उसके चेहरे को देखे जा रहा है। जब निहाल को महसूस होता है कि अब उससे और ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा, तो वह फिर से उसके चेहरे के करीब जाने लगा। निष्ठा को उसकी सांसें अपनी सांसों पर महसूस हो रही थी। तभी उसके कानों में लाइब्रेरियन की आवाज आती है, किसका बुक यहाँ गुम गया है, आकर जल्दी से मुझे रिपोर्ट करो। उसकी आवाज सुनकर निहाल रुक जाता है, क्योंकि लाइब्रेरियन ये कहते हुए उसी तरफ आ रहे थे। निहाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मूवमेंट हमेशा खराब हो जाता है। निहाल दूर हटकर ठीक से बैठ जाता है और निष्ठा तो जड़ से अपना सर नीचे कर कर वापस बुक पढ़ने लगती है। निहाल उसे लाइब्रेरियन को घर रहा था जो उनकी तरफ आ रहा था, और आराध्या से भी वहीं से सवाल पूछता है कि उसका कोई बुक गुम गया है क्या। तो निष्ठा अपना सर नीचे कर कर मना कर देती है। वह निहाल को एक नज़र देखा है, लेकिन उसके गुस्से वाले नज़रों को देखकर वह कुछ नहीं कहता। वहीं वो लाइब्रेरियन आगे बढ़ जाता है। वही निहाल निष्ठा के हाथों को पकड़ लेता है जो टेबल के नीचे था। उसकी हरकत से निष्ठा के तो हाथ कांपने लगे। निहाल उसे अपने दोनों हाथ से पकड़कर उसके हाथ सहलाने लगा। निष्ठा को ऐसा लग रहा था कि वह मर ही जाएगी। उसे पता नहीं क्या हो रहा था कि वह उसे रोक नहीं पा रही थी। जैसे ही निहाल को निष्ठा की हाथ किसी छोटे बच्चों की हाथ से लग रही थी, जो इतना कोमल था कि उसे टच करने से ऐसा लग रहा था कि वह किसी टेढ़ी या बेबी उसके हाथ को टच कर रहा था। वह बस उसके हाथों को सहलाए जा रहा था। तभी क्लासेस के बल बजती है तो निष्ठा निहाल को देखने लगती है और धीमे आवाज में बोली, मेरी क्लास से। तो निहाल उसे देखा है और बिना मन के उसके हाथ छोड़ते हुए बोला, ओके तुम अब जाओ, मुझे भी कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, कहकर उसके सर को सहलाकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद निष्ठा अपने सर पर हाथ रख देती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अपने उसके सर सहला कर चला गया। वह मुस्कुराते पर वहां से चली जाती है और अपने क्लासेस अटेंड करने लगती है। और ऐसे ही शाम हो जाती है और क्लासेस खत्म होने के बाद सब हॉस्टल वापस चले जाते हैं। रात का वक्त, रात में सब लोग सोए हुए थे कि तभी अचानक से हलचल होने लगी और बाहर से शोर सुनाई देने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वार्डन के चिल्लाने पर सब वो लड़कियां फिर से सो जाती है। अगले दिन सबको ये खबर मिलती है कि कॉलेज के कुछ लोकल लड़के गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कोशिश कर रहे थे और शायद किसी के रूम में सीढ़ियों से चढ़कर फोटोज पर क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे या वीडियो बनाने की। और गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने कुछ ये देखा और जब बॉयज हॉस्टल्स के लड़कों को ये बात पता चली तो वह जाकर उनके बहुत पिटाई कर रहे थे और लड़ाइयाँ भी हुई थी सबके बीच। और बॉयज हॉस्टल के लड़कों ने बहुत बुरी तरह से उन्हें पीटा था, जिसे सुनकर सब गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां खुश भी थी लेकिन डरी हुई भी थी कि उनके साथ आगे भी ऐसा हो सकता है। वही आयु जब ये सुनती है तो गुस्से से फटने ही वाली थी। निष्ठा उसे गुस्से से शांत करवाती है और कॉलेज जाने के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। निष्ठा ने आज एक लॉन्ग अनारकली फ्रॉक पहना था और लेगिंग्स। उसने अपने बालों को हल्के जुड़े में बंधा था और कुछ बाल आगे आ रहे थे। वह इस सिंपल लुक में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने नहीं कोई मेकअप किया था, ना ही कुछ पहना था, बस माथे में हल्के से बिंदी ही लगाई थी। उसने सुबह से निहाल को नहीं देखा था, जिससे उसे निहाल को देखने की आस थी, क्योंकि उसे पता था कि हॉस्टल में निहाल भी रहता है और लड़ाई होगी और वहां पर फॉरएवर नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसे डर था कि शायद निहाल को भी चोट लगी हो। वही यह सोचते हुए वह आयु के साथ नीचे आ जाती है, जहां उसे तारा और सिया मिलती है। सब लोग एक साथ कॉलेज में जाती है। कॉलेज में भी चारों तरफ इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी। निहाल को निष्ठा ने अभी तक नहीं देखा था, जिस वजह से उसे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। उसने भले ही आयु से सुन लिया था कि वह लोग ठीक थे और उन्हें कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वह जब तक उसे अपने आंखों से नहीं देख ले उसे यकीन नहीं होने वाला था और वह इसके बारे में किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी।
निष्ठा जो अपनी क्लासेस को खत्म करके आगे जा रही थी कि शायद निहाल उसे कहीं मिल जाए, वह जब निहाल को देखते हैं तो उसकी तरफ अपनी कदम बढ़ा देती है। वही निहाल जो अपने दोस्तों के साथ आ रहा था, जब उसने निष्ठा को देखा तो थोड़े आगे आ गया और अपनी तेज कदमों से उसी के देखते हुए उसकी तरफ ही चलने लगा कि तभी निष्ठा देखी है कि निहाल उसे देखकर आ रहा था और निहाल के पीछे उसके दोस्त थे। तभी एक लड़का आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहने हुआ था, उसके हाथों में कुछ था। वो कृष के साइड से उसे हल्के से धक्का देकर आगे आ जाता है। इससे आयु और यश का ध्यान कृष पर आ जाता है। तभी निष्ठा को उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू देखना है जो वह लेकर निहाल की तरफ ही आ रहा था। निष्ठा जब ये देखी है तो एकदम से डर जाती है और भागकर निहाल की तरफ आती है। निहाल को समझ नहीं आ रहा था कि निष्ठा भागकर उसकी तरफ आ क्यों रही है। वह कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही एकदम से चिल्ला पड़ती है और भागकर उसके पास आकर उसके धक्का दे देती है और निहाल के दोस्तों की नज़र उसकी चिल्लाने की वजह से उसकी तरफ जाती है। वह कुछ कर पाते कि वह जो चाकू निहाल को लगने वाले थे वह निष्ठा के उसे धक्का देने की वजह से निहाल को तो नहीं लगते हैं और निष्ठा को लगता है, लेकिन फिर भी निष्ठा अनबैलेंस थी जिस वजह से वो चाकू निष्ठा की ड्रेस से होते हुए उसके कमर पर हल्की सी ही लगते हैं और निष्ठा की ड्रेस फट जाती है और वह निहाल के ऊपर ही एकदम से गिर जाती है। वही ऐसे होने पर उसके दोस्त एकदम से आयु किस यश तीनों ही चिल्ला पड़ते हैं। कृष जाकर उसे आदमी को पकड़ लेता है, वही आयु और यश भी उनके पास आ जाते हैं। वही निष्ठा जो निहाल के ऊपर गिरी थी वह निहाल को देख रही थी और उसे अच्छे से देख रही थी, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी है। वही निहाल भी होश में आते हुए पहले निष्ठा को अपने ऊपर से उठता है और उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना। निष्ठा को जब एहसास होता है कि उसके ड्रेस फट गई है और शायद उसके कमर में भी हल्की सी खरोच रही है, वह अपने कमर पर हाथ रख देती है क्योंकि उसके कपड़े फट गए थे चाकू लगने की वजह से। जब ये एहसास निहाल को होता है तो वह छत से अपने जैकेट को निकाल देता है और निष्ठा को खड़ा करता है और उसे अपना जैकेट पहने देता है। वो उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना। तो निष्ठा अपना सर हमें हिला देती है। वो निहाल को देखे जा रही थी कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी आयु और यश भी उसे देखते हुए बोले, तुम दोनों ठीक हो ना। तो वह दोनों अपना सर हम हिला देते हैं। या आयु उसे लड़के को गुस्से से घूरते हुए उसके चेहरे पर मांस खटाते हुए बोली, कौन है बे तू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर हमला करेगा। कहकर वह उसे इंसान के मुंह से मांस खाता देती है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे।